कुछ टाइम से डाइवोर्स के लिए एक नया ग्राउंड सुनने को मिल रहा है। ये है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। पर ये है क्या, क्यों एंड कैसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस ग्राउंड के बेसिस पर डाइवोर्स ग्रांट कर देता है? क्या ट्रायल कोर्ट से इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल सकता है, या फिर ये कोई नया ग्राउंड है जिसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में शामिल किया गया है पर आपको पता नहीं चला ये कब हुआ? तो फिकर नॉट, मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ आपको कि आखिर ये माजरा क्या है। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं लीगल ग्रेविटी। सबसे पहले करते हैं सबसे बेसिक बात, व्हाट इज इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज? इसे ही समझ लेते हैं। शादी का इस तरह से टूट जाना कि उसे चाह कर भी जोड़ा ना जा सके, ये है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। एक ऐसी शादी जो सिर्फ एक सोशल सिंबल बन के रह गई हो, जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में बात करना भी पसंद ना हो, दोनों को साथ नहीं रहना है, अपनी लाइफ में दोनों ही अपने तरीके से मूव ऑन भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेते हैं तो ऐसे डाइवोर्स का ग्राउंड जनरली इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ही होता है। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ इस बात पर सहमत होते हैं कि उनकी शादी अब और नहीं चल सकती, वो पहले जैसी कभी नहीं हो सकती और वो इस शादी को एक टैग की तरह लेकर नहीं रह सकते। बट दिक्कत वहाँ आती है जहाँ एक पार्टी, ईदर हस्बैंड और वाइफ, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं होती है। मान लेते हैं कि हस्बैंड डाइवोर्स लेना चाहता है बट वाइफ डाइवोर्स के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड के पास डाइवोर्स लेने के लिए कोई एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) में दिए हुए ग्राउंड्स में से एक हो। पर दिक्कत यह है कि हस्बैंड को वाइफ से इन सारे ही ग्राउंड्स में से किसी से भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है और न ही उसकी वाइफ ने इनमें से कोई भी काम किया है। लेकिन फिर भी हस्बैंड को डाइवोर्स चाहिए क्योंकि उसकी शादी सही चल ही नहीं रही है। वाइफ का रहन सहन, उसकी आदतें, बिहेवियर, तौर तरीका हस्बैंड को समझ नहीं आता और वो इस शादी को जबरदस्ती नहीं खींचना चाह रहा है। हस्बैंड की तरफ से काफी कोशिशों के बाद भी शादी सही नहीं चल पा रही है। यही है शादी का इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, जो कि लिटरली हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के तहत डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है। इसलिए ट्रायल कोर्ट से इस ग्राउंड पर विदाउट म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पाना नामुमकिन सा ही रहता है। पर क्या आपको पता है, आज से पहले कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को डाइवोर्स का ग्राउंड मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 की पावर्स को इस्तेमाल करके डाइवोर्स ग्रांट कर चुका है। ये कुछ केसेस इसी बात के एग्जांपल हैं। अगर आपको ये जानना है कि आर्टिकल 142 क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्यों, कैसे एंड कब आर्टिकल 142 को यूज करके डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है, तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन मई 2023 के केस को फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी ही बातों का जवाब बहुत अच्छे से दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ट्रायल कोर्ट से इस ग्राउंड पर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल सकता है। इस सवाल का जवाब श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता के मामले में 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हमें दे दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शादी के इर्रिट्रीवेबली ब्रेकडाउन को क्रूएलिटी मानते हुए तलाक लेने का आधार माना और ये कहा कि इसलिए ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज रोमन 1A के तहत शादी को खत्म करने का एक ग्राउंड है। तो इस जजमेंट के बाद से अब ट्रायल कोर्ट से भी मैरिज के इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन होने की स्थिति में डाइवोर्स के लिए इसी ग्राउंड पर सूट फाइल करके किसी भी एक पार्टी की साइड से डाइवोर्स लिया जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि क्रूएलिटी वर्ड को हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन तो किया नहीं गया है कि क्रूएलिटी है क्या, कब एंड किस सिचुएशन में कोई बात दूसरे के लिए क्रूएलिटी होगी। क्रूएलिटी फिजिकल होगी या मेंटल होगी, इंटेंशनल होगी या अनइंटेंशनल होगी। इस तरह के सवालों का जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट की कुछ प्रीवियस रूलिंग्स में, जिनमें से हम देखते हैं समर घोष वर्सेस जया घोष के मामले को। इसमें 3 जजेस की बेंच ने बहुत डिटेल में बताया था कि अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज रोमन 1A ऑफ द एक्ट क्रूएलिटी है क्या। इसको समझाते हुए कोर्ट ने हाल्सबेरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड का हवाला दिया था और बताया था कि क्रूएलिटी को एग्जामिन करते टाइम पूरे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है क्रूएलिटी कोई वायलेंट एक्ट या फिर एक्ट्स ही हो, बल्कि ये कोई खतरनाक भर्त्सना, शिकायतें, आरोप या फिर ताने एक्सेट्रा भी हो सकते हैं। अब जैसा कि क्रूएलिटी डिफाइन नहीं है तो इसके तहत एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर को भी शामिल किया जाएगा। इसीलिए कोर्ट का ये मानना था कि क्रूएलिटी फिजिकल एज वेल एज मेंटल भी हो सकती है। अब अगर ये फिजिकल है तो ये फैक्ट एंड डिग्री का सवाल है, लेकिन अगर ये मेंटल है तो इंक्वायरी उस क्रूअल ट्रीटमेंट से शुरू होगी और देखा जाएगा कि ऐसा बर्ताव का स्पाउस के
माइंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है। और अगर ऐसी रीजनेबल एप्रीहेंशन निकल कर आती है कि ऐसे क्रूअल ट्रीटमेंट के साथ रहना इंजीरियस या फिर हार्मफुल हो सकता है, तो बेशक ये एक ऐसा मैटर होगा जहां ऐसे कंडक्ट के नेचर को जांचना होगा और कंप्लेन करने वाले स्पाउस पर इसके इफेक्ट्स को देखना होगा। कोर्ट ने आगे ये भी बताया था कि क्रूएलिटी में इंटेंशन का होना जरूरी नहीं है, ये अनइंटेंशनल भी हो सकती है एंड पार्टी को रिलीफ देने से इस ग्राउंड पर भी मना नहीं किया जा सकता कि ऐसा बुरा बर्ताव जानबूझकर नहीं किया गया है। समर घोष के केस से पहले 2006 में नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भी की थी कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स का ग्राउंड बनाया जाना चाहिए। बट स्टिल इस रिगार्डिंग सेंट्रल की साइड से कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम स्टेट अमेंडमेंट्स की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश एंड कई स्टेट्स ने क्रूएलिटी के एक्सप्लेनेशन को अपने अपने स्टेट्स में अमेंड कर लिया है। उम्मीद है सेंट्रल भी इस पर जल्द ही विचार करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। और अगर ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हो मित्रों। तो बस अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे लेते हैं अलविदा और आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।